तो अब हमारा इस चैप्टर में सबसे जो लास्ट पार्ट बचा है दैट्स द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, हेडिंग क्या है? हेडिंग इज द लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और बचा है, स्प्लीन, जो मैंने ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया ना ही मैंने एंडोक्राइन में पढ़ाया, क्योंकि दोनों जगह उसका लगभग रोल है। ठीक है, एंडोक्राइन में तो क्या ही रोल है, इसमें रोल है, सॉरी डाइजेस्टिव में तो मैंने वहां पे भी नहीं पढ़ाया। इवन मेनली जो स्प्लीन का रोल होता है मेनली वो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, इसलिए हम यहीं पे पढ़ाते हैं। हाँ, इसको मैंने वहां पे भी नहीं पढ़ाया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वहां पे थोड़ा बहुत बातें बोल के आगे निकल गया, तो यहाँ पे स्प्लीन पढ़ा देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, 10-15 मिनट का छोटा सा टॉपिक है। तो एक बड़ा टॉपिक बचा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो सुना ध्यान से, लिम्फेटिक सिस्टम में कई सारी चीजें आती है। इसमें लिम्फ आता है, अभी मैं क्या करके सबको देख लेंगे। लिम्फ आता है, देन लिम्फेटिक्स आता है। क्या बोला मैंने? लिम्फ एंड लिम्फेटिक्स टुगेदर नॉन एज लिम्फेटिक सिस्टम। अब इस लिम्फेटिक्स में क्या क्या आता है, तो इसमें कई सारी चीजें आती है। इसमें क्या क्या आता है? अच्छा, लिम्फ, लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, ये तीन चीज मिलकर बनाता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या क्या? लिम्फ जो कि फ्लूइड है, लिम्फेटिक्स जो बताएंगे इसमें क्या क्या आता है अभी, एंड लिम्फ नोड जो कि एक गांठ है, नेटवर्क का गांठ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिम्फेटिक्स में क्या क्या आता है। तो लिम्फेटिक्स में लिम्फ कैपिलरी आता है, लिम्फ कैपिलरी आता है, आर्टीरियोल मतलब कि लिम्फ वेसल्स, लिम्फ्स में भी कई सारे वेसल्स, आर्टीरियोल नहीं मतलब कि एफरेंट लिम्फेटिक्स, आप उसको बोलेंगे एफरेंट लिम्फेटिक्स एंड इफेरेंट लिम्फेटिक्स, एफरेंट एंड इफेरेंट लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ डक्ट। लिम्फ डक्ट, अब ये लिम्फ डक्ट का भी फिर कई सारे ब्रांच हैं। एक है राइट, एक है राइट लिम्फ डक्ट और एक है लेफ्ट लिम्फ डक्ट। अच्छा, लेफ्ट लेफ्ट लिम्फ डक्ट को थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं, राइट को नहीं कहते हैं, थोरेसिक डक्ट। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फ डक्ट या लेफ्ट लिम्फ थोरेसिक डक्ट ये भी कहते हैं। अब यहाँ पे बीच में मैंने एक जगह क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ जाता है लिम्फ नोड। ये लिम्फेटिक्स का पार्ट नहीं है। लिम्फेटिक्स क्या है तो देखो बता रहा हूँ, लिम्फेटिक्स में बात करूं तो लिम्फेटिक्स में लिम्फ कैपिलरी आएगा, देन एफरेंट लिम्फेटिक्स आएगा, देन इफरेंट लिम्फेटिक्स आएगा और पूरा लिम्फ डक्ट आएगा। दिस इज द लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे ब्लड वेसल्स में हुआ करता था आर्टीरियल सिस्टम है, कैपिलरी एंड देन वीनस सिस्टम। ठीक है, उसमें हार्ट को इंक्लूड नहीं ना करते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे हार्ट है, लिम्फ नोड एक तरीके से समझ लो हार्ट है। हार्ट को थोड़ी इंक्लूड करते थे ब्लड वेसल्स में, ब्लड हार्ट ब्लड वेसल्स थोड़ी है। हाँ ठीक है, वो दो ब्लड वेसल्स के बीच का एक सेंटर है, वहां से आर्टीरियल स्टार्ट होता है, वीनस खत्म होता है। तो ऐसे ही लिम्फ नोड है, एफरेंट आता है और वहां से इफरेंट जाता है। अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आज हमें इसी के बारे में जानकारी लेना है। तो अब एक एक करके मैं डायग्राम, पहले मैं लिम्फ समझाता हूँ कि व्हाट इज लिम्फ, फिर हम लिम्फेटिक्स पे भी आ जाएंगे और उसी में लिम्फ नोड भी समझा देंगे। तो लिम्फ को समझना बेहद आसान है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक दिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बीसीओपी का रोल। देखना मैं कहां से चीजों को कोरिलेट करूंगा। बीसीओपी का रोल अगर याद हो आपको, मैंने बनाया था आर्टीरियल सिस्टम। ये क्या है ये बताओ, क्या आर्टीरियल सिस्टम का वॉल है? आर्टरी, आर्टरी आर्टरियोल जो भी है फाइनली। अच्छा बताओ, कैपिलरी के जस्ट नियर कौन होगा? मान लो कि कैपिलरी, इधर देखो, इधर देखो, ये कैपिलरी है, तो जो कैपिलरी के जस्ट नियर बाय आर्टीरियल सिस्टम का पार्ट होगा वो कौन होगा बताओ? कौन होगा? आर्टीरियोल। सो दिस इज यस सर। आर्टीरियोल। अब मुझे ये क्या है? कैपिलरी है, ये क्या है? कैपिलरी है। अच्छा, कैपिलरी के जस्ट नियर वीनस सिस्टम में कौन सा पार्ट होगा? वीनस सिस्टम, वेन्यूल। वेन्यूल्स, बहुत अच्छा। सो दिस इज द वेन्यूल्स। ठीक है,
अब पता है कि वो आगे वेन में कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ भैया, तो ये क्या हो गया, आर्टेरियोल और इधर वेन्यूल्स, ठीक है। वो पता है कि ये आया होगा आर्टरी से, लो मैं लिख देता हूँ, ये आर्टरी से ही ना फाइनली आया होगा, आर्टरी से आगे आर्टेरियोल आया होगा, ठीक है। मान लो कि ये आर्टरी है, देन उधर वो आर्टेरियोल है, अब ये वेन्यूल्स है तो ये आगे वेन में खुलेगा। ये तो अंडरस्टूड है, सब बात तो सीख चुके हो। अब मुझे बताओ कैपिलरी सिंगल लेयर्ड वॉल होती है या मल्टी लेयर्ड वॉल होती है, जल्दी बताओ। सिंगल लेयर्ड वॉल होती है। और उसमें कौन सी एपिथेलियम होती है, कौन सी एपिथेलियम होती है, जल्दी बोलो। सिंपल एस्कोमस एपिथेलियम। और उसको क्या बोलते हैं सिंपल एस्कोमस एपिथेलियम को, अरे बोलो, सिंपल एस्कोमस एपिथेलियम को क्या कहते हैं? पोर्स है। नो, अरे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी क्या कहलाता है, स्पेशल नाम दिया था मैंने इसको, कौन सा थीलियम कहते हैं, अब तो याद आना चाहिए भाई, एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये देखो जो एंडोथेलियम का सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके बीच में थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसकी वजह से कैपिलरी में बन रहा है पोर। आपको मुझे बता दो कि इस पोर का मैंने परमिएबिलिटी भी सिखाया था कि ये पोर किन किन चीजों के लिए परमिएबल है और किन किन चीजों के लिए परमिएबल नहीं है इन नॉर्मल स्टेट विदाउट एनी स्ट्रेचिंग, अभी कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। तो ये जो कैपिलरी पोर है, पहले इसके बारे में बताओ ये क्या है, ये है दिस इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, SSE, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, या इसको लिख दूं एंडोथेलियम, इसी को ना एंडोथेलियम कहते हैं, यस सर। एंडोथेलियम। और ये जो पोर है दिस इज द कैपिलरी पोर, ये पोर क्या है, कैपिलरी पोर। कैपिलरी। अब मुझे बताओ जल्दी से कि ये पोर किन चीजों के लिए परमिएबल है और किन के लिए इम्परमिएबल है, याद करो मैंने बताया था इन नॉर्मल स्टेट विदाउट एनी स्ट्रेचिंग। पहले बताओ पर इम्परमिएबल किस चीजों के लिए है, बोलो। चलो मुझे एक बात बता दो, सुनो सुनो, पहले मुझे बता दो कि, चलो मुझे बता दो इधर से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में क्या क्या है, ब्लड आ रहा है, ब्लड में क्या क्या है, ब्लड सेल्स, आरबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स सारे, प्लेटलेट्स आरबीसी मतलब ब्लड सेल सारे हैं ना, आरबीसी यस डब्ल्यूबीसी सर। प्लेटलेट, अच्छा और क्या है, वाटर। प्लस पूरा प्लाज्मा बोल दो डायरेक्ट, पूरा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या क्या है, वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, सम हार्मोन्स, ग्लूको न्यूट्रिएंट्स, मतलब सब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, कुछ आयंस। हाँ आयंस। अब मैं कह रहा हूं कि इम्परमिएबल फॉर व्हाट, ऑल ब्लड सेल्स, नॉर्मली इम्परमिएबल फॉर ऑल ब्लड सेल्स इन नॉर्मल स्टेट। तो किसके लिए इम्परमिएबल है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। समझना ध्यान से, देखो मैं रटाने का रटा भी सकता हूँ, नोट्स में लाऊंगा टिक कर दूंगा, समझो ध्यान से कि ब्लड से लिम्फ बनता कैसे, इंटरेस्टिंग है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इसके लिए इम्परमिएबल है नॉर्मली ये कैपिलरी पोर। चलो किस चीज के लिए परमिएबल है जल्दी बताना जरा, परमिएबल फॉर ऑक्सीजन। अरे मतलब ये बोलो ना, परमेबल फॉर प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, अरे प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ इससे बह जाता है, बताया था मैंने। तो परमेबल फॉर प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन उससे नहीं जाता है, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जाता होगा, स्मॉल तो थोड़े बहुत चल ही जाते होंगे यार, मतलब कि एल्बुमिन एल्बुमिन ग्लोबुलिन थोड़ा बहुत तो चल ही जाता होगा ना, एल्बुमिन तो जाता ही है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। बड़े बड़े जो है फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन वो नहीं जाते, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेप्ट लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, बोलो जल्दी बोलो, क्या मैं ऐसा यहाँ पे लिख दूं, यस सर। एक्सेप्ट लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, इसका मतलब स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो ये तो नॉर्मल स्टेट हुआ। चलो अब मैं कह रहा हूं कि ये जब स्ट्रेच होती है तो ऑन स्ट्रेचिंग ये किन चीजों के लिए परमेबल होते हैं, ये तो मैंने नॉर्मली बोला। चलो ऑन स्ट्रेचिंग, जब ये स्ट्रेच होती है, कब स्ट्रेच होती है,
इन्फ्लेमेशन, हेलो, बता रखा है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में जो हिस्टामिन एक्ट करेगा, वो हिस्टामिन एक्ट करेगा कहाँ, ये आर्टरी और वेसल्स पे। तो उसमें क्या होगा, उसमें तो होगा वेसोडाइलेशन, लेकिन जब उसमें वेसोडाइलेशन होगा तो आर्टरी की और वेन की दीवार जब वेसोडाइलेट करेगी तो वो खींचेगी किसको, कैपिलरी को। तो कैपिलरी का वॉल वेसोडाइलेट नहीं कर रहा लेकिन स्ट्रेच कर रहा। अरे भाई मैं इसको समझा रहा हूँ ऐसे यार, समझा करो। ये और ये, इस पे और इस पे हिस्टामिन आके एक्ट करेगा, मैंने समझाया था, याद करो इन्फ्लेमेशन में। तो इनका और इनका जब होगा क्या, वेसोडाइलेशन, तो ये क्या इनको खींचेगी नहीं, और जब इनको खींचेगी तो ये पोर का साइज बढ़ न जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ऑन स्ट्रेचिंग क्या होगा, STREECH, ऑन स्ट्रेचिंग परमिएबल लार्ज फॉर। प्लाज्मा प्रोटीन। अब बताओ किन किन चीजों के लिए वो परमिएबल हो जाएगी। प्लाज्मा प्रोटीन। तो सुनना ध्यान से, परमेबल फॉर सम WBC, कुछ WBC के लिए भी होगी ना, सम WBC। अरे एमीबॉयड मूवमेंट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और इवन कुछ लिम्फोसाइट्स भी निकल आएगी, ठीक है। सम WBC, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन कौन, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और बोलो मोनोसाइट। और जब ये कैपिलरी वॉल स्ट्रेच करेगी तो इसे थोड़ा बहुत लिम्फोसाइट भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला बोलो, और किस चीज के लिए परमेबल है, एंड अभी भी ये प्लाज्मा में नहीं, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएगा, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन ही आएगा, इतना स्ट्रेचिंग भी नहीं होता है, ठीक है। लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएगा, ठीक है। तो इम्परमेबल फॉर ऑन स्ट्रेचिंग, परमेबल फॉर सम WBC एंड प्लाज्मा, एक्सेप्ट लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, एक्सेप्ट लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएगा। चलो तो प्लाज्मा में सब कुछ आ गया ना, वो न्यूट्रिएंट फ्यूट्रिएंट जो कुछ भी है, चाहे गैसेस हो, O2 हो, CO2 हो, हार्मोन्स, ग्लूकोज, साल्ट, सब आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी चीज है वो सब आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, आज मुझे एक बात बताओ, ये हिपैरिन आएगा इसमें, हिपैरिन प्लाज्मा में आएगा, लेकिन हिपैरिन माइनर क्वांटिटी में आएगा, हिपैरिन माइनर क्वांटिटी में आएगा। तो लो मैं लिख देता हूं, एंड सम हिपैरिन ऑल्सो, सम हिपैरिन ऑल्सो। तो अब सुनना ध्यान से, ये है टिश्यू, जो मैं उस दिन भी समझा रहा था, ये है टिश्यू। अच्छा चलो जी, अब मुझे एक बार बताइए, टिश्यू है, देखो ये देखो देखो ये टिश्यू, ठीक है जी। अब मुझे बताया टिश्यू किस चीज का बना होता है, सेल का, तेरा सेल का, सेल सेल सेल। अच्छा एक बार बताओ, सेल है तो इस सेल के पास ब्लड कैपिलरी तो आपको दिख ही गया, बाकी उसके बाहर जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज नोन एज, जल्दी बोलो, सेल का बहुत अच्छा, टिश्यू फ्लूइड। तो क्या टिश्यू फ्लूइड एक तरीके का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उस दिन भी समझाया था मैंने, यस और नो। दिस इज टिश्यू फ्लूइड एंड दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके। चलो अब मैं समझा रहा हूं कि क्या होने वाला है। आ गया जी, ब्लड आ गया, लो आ गया ब्लड। क्या क्या है ब्लड में, अभी स्ट्रेचिंग वेस्टिंग नहीं हुआ, अभी कोई स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है। आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है, आयंस है, और क्या क्या बताओ, न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज, साल्ट, हार्मोन्स, O2 CO2 सब है। जल्दी से बताओ इससे क्या क्या छनेगा, फिल्टर आउट होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या फिल्टर आउट होगा, क्या क्या फिल्टर आउट करा दूं। O2 CO2, चलो O2 CO2 चला गया, और बोलो, O2 और बोलो, और क्या जाएगा उससे, प्लाज्मा, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, WBC, स्मॉल, अभी अरे भैया अभी WBC को खिला रहे हो, स्ट्रेचिंग कराएंगे ना अलग से, अभी नहीं जाएगा WBC, स्ट्रेचिंग कराएंगे तब ना, अभी तो नॉर्मल है। यस सर। तो बताओ क्या क्या गया। चलो ये मान लो क्या है, O2 CO2, प्लाज्मा, O2 एंड CO2, हाँ स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन बोलो, ठीक है, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन,
हाँ ठीक है, वाटर, आयरन जाएगा सर? हाँ सब जाएगा। अरे लो ना, एक बार में न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में सब कुछ चला गया, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, चलो ये सब कुछ छन गए। स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन भी चल गया, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जाएगा, ठीक है, छन गया। बाकी चीज तो आगे चल गया। अब याद करो मैंने क्या बोला था, बीसीओपी कितना होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? जो ब्लड आया था उसमें भी 28 ही है, जैसा ना, और जो ब्लड जा रहा होता है कैपिलरी से एट द वेन्युलर एंड, उसमें भी बीसीओपी कितना होता है बोलो? उसमें 28। उसमें भी 28। तो अब याद करो कि यहां से जब ये सोल्यूट वगैरह निकला, पानी भी निकला लेकिन सोल्यूट भी निकला, तो पानी ज्यादा ना निकला, प्लाज्मा में पानी ज्यादा ना है, तो अभी सर डबल टिक लगा रहा हूँ, ज्यादा पानी ही निकला ना इसमें। यस सर। O2 CO2 स्मॉल प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स, O2 CO2 तो फ्री बिकॉज है, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट कितना ही सॉलिड होगा, तो पानी निकल गया। तो बताओ यहाँ पे जो ब्लड पहुंचा, मतलब कि ब्लड तो फ्लो ही कर रहा है ना, बाकी बीच में कुछ मटेरियल छन गए, यहाँ पे जो ब्लड पहुंचा, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये 5 लीटर ब्लड आया है, चलो अब लेते हैं वो एग्जाम्पल अपना, अगर यहाँ 5 लीटर ब्लड आया है, तो सपोज करो कि यहाँ पे 4.5 लीटर ब्लड छन गया। कितना छन गया? 4.5 लीटर ब्लड, 4.5 लीटर ब्लड छन गया। तो यहाँ कितना बचा? 0.5 पे ना जा रहा है, यहाँ पे देखो, अब 0.5 पे ना बचा, यानी कि काफी मात्रा में छन गया। तो भाई ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर हर फ्लो में इतना मात्रा छनते रहेगा तो फिर मैटर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मान लो कि इतना जो छना, जो 4.5 लीटर जो उधर मटेरियल छन के गया, अब इसमें से फिर हमको 4 लीटर बैक ले लेना है। याद करो मैंने बोला था, फिर इसमें से क्या होगा, 4 लीटर के आसपास क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो बैक में क्या होगा, जितना सेल को यूटिलाइज करना है कर ले। लो मैं सेल को यूटिलाइज करवा दे रहा हूँ, जितना स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन सेल को यूटिलाइज करना है, जितना वाटर सेल को यूटिलाइज करना है कर ले, जितना न्यूट्रिएंट्स सेल को यूटिलाइज करना है कर ले, जितना O2 CO2 यूटिलाइज करना है कर ले। O2 तो सारे के सारे कर लेगा, उल्टे CO2 उल्टा छोड़ देगा, ठीक है। तो ये सब किसने यूटिलाइज कर लिया, ये सब के सब इसने सेल ने यूटिलाइज कर लिया। सपोज दैट इस 4.5 में से 0.5 यहां रहा, सुना ध्यान से, और 4 लीटर बैक हो गया। अब मुझे बताओ जो 4 लीटर बैक हुआ और पहले से उधर से 0.5 बच के आ रहा था, तो जो वेन्युलर एंड में ब्लड जाएगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाएगा, उसमें ब्लड कितना जाएगा, उसमें ब्लड कितना जाएगा बोलो जल्दी से, उसमें ब्लड 4.5 लीटर जाएगा। तो आप उस दिन एक सवाल मेरे से नहीं पूछे, आप उस दिन मेरे से एक सवाल नहीं पूछे जो आपको पूछना चाहिए था, और उस दिन मैंने आपको हिंट भी नहीं दिया, अब हिंट दे रहा हूं, सुना ध्यान से। अगर ऐसा हर फ्लो में हो, सुना, एक आपको पता है कि आपका बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो पूरा ब्लड को 1 मिनट में 72 बार बॉडी से गुजर जाना होता है, तभी ना वो एक्सचेंज कर रहा है हर बार। तो मुझे एक बार बताओ, अगर हर बार ये 0.5 लीटर का लॉस हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि ये भी नुकसानदेह है? ये आप उस दिन सोच नहीं पाए। ठीक है 0.5 का लॉस है, मान रहे हैं, लेकिन अगर हर बार 0.5 का लॉस हुआ, तो ये छोटा लॉस है या बड़ा लॉस है? सोचो, बड़ा लॉस, बड़ा लॉस है ना। तब तो भी स्वेलिंग आना चाहिए, तो भी स्वेलिंग आना चाहिए। सर हाँ बोलो। हम लोग के बॉडी में फिर बन भी तो रहा है, हम लोग खा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं। और अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, वो तो ठीक है, मान लिया, चलो मान लिया, तो लेकिन 0.5 हर बार सेल के पास जाएगा, और तो फिर वहां पे स्वेलिंग नहीं होगा, स्वेलिंग होना ना चाहिए फिर। 0.5 हर बार हर फ्लो में 0.5 आ रहा है, तो स्वेलिंग होना ना चाहिए, बोलो। स्वेलिंग तो नहीं होता है सर जो हम सब यूज कर रहे हैं इस चलो अब मैं बता रहा हूँ, अब मुंह बंद सर करो, हम लोग एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। बंद करो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब सुनना, उस दिन मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना था इसीलिए, ये 0.5 सेल यूटिलाइज कर लेता, उस दिन मैंने ऐसा बोला ना, ये 0.5 ही सेल यूटिलाइज कर रहा है। अब मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस 0.5 का लगभग 1% ही सेल यूटिलाइज करेगा। क्या बोल रहा हूँ, इस 0.5 का लगभग 1% ही सेल यूटिलाइज करेगा। सेल यूटिलाइज करेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है, सेल यूटिलाइज करेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो सेल कितना यूटिलाइज करेगा, मान लो कि 0.5 है, तो मैं कह रहा हूं इसमें से 0.1 लीटर के आसपास, 0.1 लीटर के आसपास कौन यूटिलाइज कर लिया, सेल। तो मुझे बताओ फिर बाकी के बच गए 0.4, तो उस 0.4 की वजह से स्वेलिंग आना चाहिए ना टिश्यू लेवल पे,
ओडिमा, लेकिन आता नहीं है। यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। अब आप सोचो कि उस दिन मैंने ये सब क्यों पढ़ाया था, क्योंकि आज मुझे लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से पढ़ाना था। अब मैं बता रहा हूँ लिम्फेटिक सिस्टम। ये सेल जो आपको दिख रहा है ना, ये सेल जो आपको दिख रहा है ना, सेल के किनारे, टिश्यू में सेल के किनारे से निकला होता है लिम्फ कैपिलरी। क्या निकला होता है? देखो ये देखो, दिस वन। ऐसे कई सारे लिम्फ कैपिलरी लगभग हर सेल के किनारे से, अच्छा हर डिफरेंट ऑर्गन से। दिस इज व्हाट, ऐसे मान लो इधर भी एक लिम्फ कैपिलरी है, डीपली सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर क्या? लिम्फ, बोलो क्या है ये? लिम्फ कैपिलरी। अब ये लिम्फ कैपिलरी, अब ये लिम्फ कैपिलरी क्या करेगा? जो कुछ भी छना था ब्लड से, क्या क्या छना था बोलना जरा देख के, लाल कलर वाला। O2, CO2, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट में सब कुछ आ गया। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, साल्ट, हार्मोन्स, सब कुछ, थोड़ा बहुत हेपेरिन भी है इसमें, ठीक है, सब कुछ आ गया। तो 0.1 लीटर तो सेल ने यूटिलाइज किया, बाकी जो बचा है पता कहां चला गया? इस लिम्फ कैपिलरी में चला गया। बाकी जो बचा था कहां चला गया? लिम्फ कैपिलरी में। इवन अगर सेल को भी कोई कचरा डालना है जो लिम्फ के थ्रू बाहर भेजना है तो भेज दो। और सुनो और सुनो और सुनो, अगर इस टिश्यू लेवल पे कोई मैक्रोफेज किसी एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स को रिकॉग्नाइज करके बाइंड अप हो चुका है, मुझे बता टिश्यू लेवल पे मैक्रोफेजेस होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको टिश्यू लेवल पे मैक्रोफेजेस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? अरे होता है ना। तो मान लो क्या मैक्रोफेजेस है, तो मान लो क्या है मैक्रोफेजेस है। तो मान लो कि अगर ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो चुका है, क्या हो चुका है? मैक्रोफाज है जो एक्टिवेट हो चुका है, तो ये मैक्रोफाज जो एक्टिवेटेड है ये भी इसमें चला जाएगा। सेल को कोई कचरा डालना है वो भी चला जाएगा। बाकी येलो वाला में सब कुछ आ गया, क्या? O2, CO2, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, हार्मोन्स, सब कुछ आ गया उसमें, वो भी चला गया। सेल को कोई कचरा डालना है वो भी चला गया। और मैक्रोफेजेस हैं वो भी उसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफाज चला गया। तो ऐसे सारे के सारे लिम्फ कैपिलरी में गए होंगे कि केवल एक लिम्फ कैपिलरी में गए होंगे? सभी में गए होंगे ना। अब ये लिम्फ कैपिलरी सभी के सभी, ऐसे सभी के सभी लिम्फ कैपिलरी एक टिश्यू के अंदर है। सभी लिम्फ कैपिलरी क्या करते हैं? एक जगह सभी के सभी लिम्फ कैपिलरी इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे सभी के सभी लिम्फ कैपिलरी हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। मुझे बताओ एक ऑर्गन के अंदर ये एक टिश्यू का लिम्फ कैपिलरी फ्यूज हुआ, ठीक है, तो ये क्या बना? एफरेंट। ये क्या बना? एफरेंट, एफरेंट लिम्फेटिक्स। क्या बना? या लिम्फेटिक वेसल बोल सकते हो, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। अब क्या ऐसे एक ऑर्गन से लिम्फेटिक वेसल आता है या मेनी ऑर्गन से आता है? लो मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन से आ रहा हो ना लिम्फेटिक वेसल्स। सो दिस इज लिम्फेटिक वेसल्स। और काली वाली क्या थी? काली वाली लिम्फ कैपिलरी थी। तो मान लो इधर से भी लिम्फेटिक वेसल्स आ रहा है, मान लो इधर से भी लिम्फेटिक वेसल्स आ रहा है। ये सारे लिम्फेटिक वेसल्स सब क्या करते हैं? एक जगह आके इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक दिस। तो बताओ अगर एक किसी पर्टिकुलर साइट पे मेनी लिम्फेटिक वेसल्स एफरेंट वाले इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या वहां गांठ बन जाएगा? नेटवर्क लाइक गांठ। And this is called as lymph node. This is called as lymph node. This is called as lymph node. अब क्या होगा कि इस lymph node से बड़े बड़े, इस lymph से बड़े बड़े फिर निकलेंगे lymphatic vessels, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग, काला वाला से दिखाता हूँ, इफरेंट। चलो इसे दिखाता हूँ, इफरेंट। बहुत अच्छा, इफरेंट lymphatic vessel, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। अब सुनना, ये कहां जाता है? ये जाता है लिम्फेटिक डक्ट में, जो भी मैं आगे बताऊंगा, ये जाता है लिम्फेटिक डक्ट में। तो मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो लिम्फेटिक्स बोला था, तो लिम्फेटिक्स में मैंने क्या क्या बोला था? याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिखा था। तो लिम्फेटिक्स में मैंने क्या क्या बोला था? लिम्फ कैपिलरी, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, और बीच में आ गया था, और बीच में आ गया लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड इज एंडोथिक्स। लिम्फ नोड लिम्फेटिक्स के बीच में भले ही है, वो लिम्फेटिक वेसल्स नहीं है, वो एक्चुअली लिम्फेटिक वेसल्स का गुच्छा है लिम्फ नोड। चलो अब बता रहा हूँ लिम्फ, वो तो अब आगे चल जाएगा, लिम्फ डक्ट में चल जाएगा, वो अभी मैं आगे बता दूंगा लिम्फ डक्ट क्या होता है, कहाँ कैसे होता है। अब पहले मुझे लिम्फ बताने दो कि लिम्फ क्या है। तो बताओ लिम्फ क्या है? जो टिश्यू फ्लूइड में छन के आया था, क्या वही मटेरियल लिम्फ है? हेलो, अरे क्या वही मटेरियल लिम्फ है?
ये देखो येलो वाला जो इसमें आया, क्या वही Yes, लिम्फ sir. है? तो अब मुझे बताओ लिम्फ का कंटेंट आप क्या क्या बोलोगे? प्लाज्मा में जो भी आया, जो भी चना, वो सब कुछ, पहली बात प्लाज्मा में जो भी आया सब चना ना, लगभग स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन चने, वाटर, O2, CO2, न्यूट्रिएंट, इवन थोड़ा बहुत ब्लड कोगुलेंट भी आ गया है, पेरिन, ये सब कुछ लिम्फ में है। तो बताओ इतना सब के अलावा लिम्फ में और क्या है? इतना सब के अलावा और लिम्फ में और क्या है? अब मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताओ, क्या कभी जरूरत पड़ने पे, एक मिनट रुक जाओ, क्या कभी जरूरत पड़ने पे ये लिम्फ कैपिलरी, सॉरी ये ब्लड कैपिलरी स्ट्रेच हुई होगी? यस और नो? यस और नो? स्ट्रेच हुई होगी। तो मुझे जल्दी से बताओ, Yes, sir. स्ट्रेच होने पे कौन से ब्लड सेल्स आ गए होंगे लिम्फ में, या पहले टिश्यू फ्लूइड में? WBC। बहुत अच्छा, WBC। WBC. तो ये WBC मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, लेकिन ये WBC कब आएंगे? नॉर्मल कैपिलरी वॉल से क्रॉस करके या ऑन स्ट्रेचिंग? जल्दी बोलो। On stretching. ऑन स्ट्रेचिंग, ये है WBC। अब इस WBC में बहुत कुछ हो सकता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाइज भी, क्योंकि मैक्रोफाइज मोनोसाइट्स ही तो बनता है। तो मुझे बताओ WBC जो आया है ये स्ट्रेचिंग पे आया, तो क्या कोई पर्सन ऐसा है जिसके जीवन में कभी इन्फ्लेमेशन हुआ ही ना? भाई कभी तो होगा ना यार, अरे कभी तो होगा ना। तो मुझे बताओ, क्या इस लिम्फ में WBC आ जाएगा जब स्ट्रेचिंग होगा? यस और नो? यस और ऑप्शन है ध्यान से। वो सारे, अब इसमें क्या क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं WBC के नाम पे, मैक्रोफाज भी हैं, और मोनोसाइट भी हैं, मतलब मोनोसाइट है तो मैक्रोफाज बनेगा। अब ये सब जाता है कहाँ? लिम्फ नोड पे। और पता लिम्फ नोड पे क्या होता है? ये जितने WBC आए ना, उस WBC को लिम्फ नोड में फंसा के रख लेते हैं, फंस जाता है ना वहां पे, क्योंकि वो जाल है। तो इससे केवल कौन जाएगा बोलो? इससे केवल कौन निकल पाएगा? फ्लूइड। इससे केवल कौन निकल पाएगा? जो फ्लूइड आया था, फ्लूइड तो आगे चल जाएगा, फ्लूइड आगे निकल जाएगा, लेकिन WBC फंस जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं लिम्फ नोड में बोलूं, क्या लिम्फ नोड में स्लाइस्ड WBC है? मैक्रोफाज और लिम्फोसाइट्स, Yes, sir. लिम्फोसाइट्स में B भी है और T भी है, B लिम्फोसाइट्स भी और T लिम्फोसाइट्स भी है। मुझे बताओ ये लिम्फोसाइट्स जो है मैच्योर होंगे कि इमैच्योर होंगे? मैच्योर होंगे, मैच्योर होंगे। और ये कहां से आ रहे होंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से। याद करो, इम्यूनिटी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। सारे का सारे ब्लड सेल बने कहां? रेड बोन मैरो में। B लिम्फोसाइट मैच्योर कहां हुआ? रेड बोन मैरो में। लेकिन T लिम्फोसाइट मैच्योर होने आ गया थाइमस में। बाकी ये दोनों मैच्योर होकर कहां फिर आ गए? ब्लड में। और ब्लड के माध्यम से कहां गए? लिम्फ में। हेलो, लिम्फ में। और फिर लिम्फ के माध्यम से कहां आ गए? लिम्फ नोड में। और यहाँ पे T लिम्फोसाइट, जो मैच्योर T लिम्फोसाइट है, इंतजार करती है किसका? दिस इज द मैच्योर लिम्फोसाइट। इसमें T लिम्फोसाइट भी है और B लिम्फोसाइट भी है। मतलब T लिम्फोसाइट मैच्योर मतलब उसके पास T सेल रिसेप्टर है और CD रिसेप्टर है। B लिम्फोसाइट मैच्योर मतलब उसके पास B सेल रिसेप्टर, IgD एंटीबॉडी का जो है B सेल रिसेप्टर वो है। मतलब वो एंटीबॉडी बनाने के लिए सेंस करेगा पूरी पैथोजन को। T लिम्फोसाइट पैथोजन के फ्रैगमेंट्स को सेंस करेगा। T हेल्पर भी है, T किलर भी है, और वो पूरा मैकेनिज्म सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा। याद करो, मैंने पढ़ाया था इम्यूनिटी में कि सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू के पास कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ, मान लो कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे कोई पैथोजन आया, याद करो, कोरिलेट कर देता हूँ। यहाँ कोई पैथोजन आया, उस पैथोजन को पहले कौन इंगल्फ करेगा? मैक्रोफाज। हेलो, अगर ये एक्सोजीनियस एंटीजन है, मैक्रोफाज इंगल्फ करेगा, मैक्रोफाज एक्टिवेट हो जाएगी और ये क्या एक्सक्रीट करेगी? इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 इस लिम्फ के माध्यम से कहां आएगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, दैट इज द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जाएगा पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और ये मैक्रोफाज खुद भी लिम्फ के में से आके, लिम्फ कैपिलरी से में से आके कहां जाएगा? यहाँ के पास। और यहाँ आके उस मैक्रोफाज के द्वारा जो इंटरल्यूकिन 1 अभी भी सक्रिएट हो रहा है, वो किसको एक्टिवेट कर देगी? यहाँ पे मौजूद T हेल्पर को। T हेल्पर का क्या होगा? हेलो, T हेल्पर का क्या होगा? कोलोनल सेलेक्शन। और कोलोनल सेलेक्शन से क्या बनेगा? T हेल्पर 1 और T हेल्पर 2। T हेल्पर 1 क्या सक्रिएट करेगा? इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 कहां जाएगा? फिर से ब्लड के माध्यम से कहां चला जाएगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को। उसको क्या बोलेगा कि तुम फटाफट मैक्रोफाज बनाओ, और मैक्रोफाज बना के कहां डालो? ब्लड में। ब्लड से फिर कहां आएगा मैक्रोफाज? इसी साइट पे, ताकि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को हम बढ़ा पाए। फिर T हेल्पर 2 क्या सक्रिएट किया था? इंटरल्यूकिन 4, 5, 6। वो क्या करेगा? यहीं पे मौजूद B लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, और B लिम्फोसाइट क्या हो जाएगी? वो एक्टिवेट हो जाएगी, और B लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर क्या करेगी? कोलोनल सेलेक्शन। और क्या बनेगा? प्लाज्मा B सेल्स। और क्या बनेगा? मेमोरी B सेल्स।
प्लाज्मा बी सेल से क्या होगा, प्लाज्मा बी सेल अब अपने आईजीडी एंटीबॉडी जो है बी सेल रिसेप्टर उससे जो मैक्रोफाज आया है यहाँ पे, अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो मूव करके खुद चल जाएगा बी लिम्फोसाइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्रोफाज यहाँ आ जाता है, तो वो बी लिम्फोसाइट अपने बी सेल रिसेप्टर की मदद से इस मैक्रोफाज पे जो मौजूद एंटीजन है या फिर कोई लिम्फ के माध्यम से अगर एंटीजन यहाँ आगे आ जाता है, ठीक है, पैथोजन पूरा का पूरा आ जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद उस अकॉर्डिंग वो प्लाज्मा बी सेल जो क्लोन है प्लाज्मा बी सेल का, उस अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाएगा। अब वो एंटीबॉडी इस लिम्फ के माध्यम से फाइनली ब्लड में जाएगा। कैसे जाएगा अभी बताऊंगा, फाइनली ब्लड में जाएगा। याद है वो इम्यून रिस्पॉन्स। अरे आपको रिलेट हुआ, कोरिलेट हुआ कैसे इम्यून रिस्पॉन्स आया था इम्यूनिटी में, इस तरीके से आता है। तो दिस इज द लिम्फ एंड दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। अब मुझे बताओ अगर मैं लिम्फ का फार्मूला लिखूं, इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने बड़ा सिस्टमेटिक डायग्राम आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या मैं, अच्छा सुनना ध्यान से, ये जो लिम्फेटिक डक्ट है, ये जो लिम्फ वेसल एफरेंट लिम्फ वेसल है, ये आगे फाइनली लिम्फेटिक डक्ट में खुलेगा और लिम्फेटिक डक्ट फाइनली जाके ब्लड में खुल जाएगा, वेन के ब्लड में। अभी बताऊंगा अगले डायग्राम में, वो फाइनली वेन के ब्लड में जाके खुल जाएगा। तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ जो 0.5 ml छूटा था उसमें से 0.1 सेल ने यूज किया और जो 0.5 बचा उसकी वजह से ओडिमा नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला ओडिमा? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड में थोड़ी बचा, उस टिश्यू फ्लूइड से बन गया क्या, लिम्फ फॉर्मेशन हो गया, लिम्फ बन गया। और वो लिम्फ क्या फाइनली एक दिन ब्लड में जाके मिल गया। हेलो, लिम्फ कैपिलरी, एफरेंट लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, एफरेंट लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट एंड फाइनली वीनस ब्लड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब ये ब्लड यहां से जा रहा था तो उसका कुछ सामान नीचे गिर गया, सामान जब नीचे गिरा तो उसने अपना मोस्ट ऑफ द सामान उठा लिया, उसने अपना मोस्ट ऑफ द सामान उठा लिया बीसीओपी की वजह से, उसको पता चल गया मेरा सामान गिरा, लेकिन उसका कुछ सामान छूट गया 0.5, जो कुछ सामान छूट गया उसमें से कुछ सामान उसका चोरी हो गया, सेल ने चोरी कर लिया। उसका 0.45 सामान देख लिया लिम्फेटिक सिस्टम ने, बोला कि भाई का सामान छूट गया। इसने दौड़ के गया यहां से और बोला भाई भाई रुक जा तुम्हारा सामान छूट गया था, ये लो सामान 0.5, उसको मिल गया 0.5, अब ये 4.9 हो गया। फिर भी ये बोलेगा ब्लड मेरा 0.1 कहाँ गया, तो लिम्फेटिक सिस्टम बोलेगा नहीं मैंने तो इतना ही पाया है। और सही बात है, लिम्फेटिक सिस्टम ने 0.1 पाया नहीं है क्योंकि वो तो सेल में चला गया ना। हेलो, तो समझ पा रहे लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड का कैसे हेल्प कर रहा है। ये मैंने एक ओवरव्यू दी, अभी और बात करेंगे। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, अगर लिम्फ का फार्मूला लिखना चाहें तो मुझे जल्दी से बता दो लिम्फ का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं फटाफट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लिम्फ में क्या क्या आया, जल्दी बोलो। प्लाज्मा, प्लाज्मा, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, यस और नो, स्मॉल आरबीसी, न्यूट्रिएंट, मतलब वो सब, और बाकी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, यस और नो, इतना कुछ आया, ठीक है। हाँ वो सब हो गया, न्यूट्रिएंट में सब कुछ हो गया। बाकी अभी मैं लिम्फ का और भी डेफिनेशन बताऊंगा अगले मीटिंग में, और भी फॉर्मूला बताऊंगा। एक काम करो, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, देन अगले मीटिंग में इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई डाउट मत पूछो, अगले मीटिंग में इस बात को और आगे बढ़ाते हैं।